हाय स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज के जो हमारा लेक्चर है वो इफ्यूजन साइटोलॉजी का है और ये पार्ट फर्स्ट है। ये जो लेक्चर है इसको 4 पार्ट्स में तकसीम किया गया है। आज का जो लेक्चर है ये पार्ट फर्स्ट है और इसमें हमने इफ्यूजन के बारे में पढ़ना है कि इफ्यूजन क्या होता है और पॉसिबिलिटीज़ क्या है ऐसे जिनमें इफ्यूजन हो सकती है, और लिटिल बिट इनकी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है हमने। इफ्यूजन साइटोलॉजी है, बॉडी में जो है कैविटीज़ पाए जाते हैं, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, प्लेउरल कैविटी, साइनोवियल जॉइंट जो है साइनोवियल कैविटी कह सकते हैं। ये वो कैविटीज़ हैं जिन्होंने किसी ऑर्गन को कवर अप किया हुआ होता है। तो ये कैविटीज़ जो है ये क्यों बनी हुई होते हैं? ये असल में दो लेयर्स के बीच जो खाली जगह होते हैं उन्हीं को कहती है। जैसे कि अगर आप हार्ट देखें तो हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन्स होते हैं और वो मेम्ब्रेन्स जो है वो 2 इन नंबर होते हैं। तो दो मेम्ब्रेन के बीच जो खाली जगह होती है उनको कैविटी बोलते हैं। तो प्लेउरल कैविटी मींस कि वो कैविटी के मेम्ब्रेन ने दो मेम्ब्रेन्स उन्होंने लंग्स को कवर किया हुआ है। तो वो मेम्ब्रेन जिन्होंने लंग्स को कवर किया हुआ है उन दो मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, उसको कहते हैं प्लेउरल कैविटी। सेम पेरिकार्डियल कैविटी और फिर वही पेरिटोनियल कैविटी। तो वो कैविटीज़ जो है वो लेयर जो मेम्ब्रेन होते हैं वो किस चीज़ से बनी हुई होते हैं? वो मेसोथेलियल सेल से बने हुए होते हैं। जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर, उसको पैराइटल लेयर बोलते हैं। दो लेयर्स होते हैं, मतलब कि दो मेम्ब्रेन होते हैं। एक वो लेयर मेम्ब्रेन का जिन्होंने विजरास को, मतलब कि जो विजरल ऑर्गन्स है उनके साथ इन कांटेक्ट होते हैं, टच होते हैं, उसको इनर लेयर जिसको आप बोल सकते हैं उसको बोलते हैं विजरल लेयर या विजरल प्लियोरा। और विजरल पेरिटोनियल कैविटी, विजरल पेरिकार्डियल, विजरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, विजरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या विजरल प्लियोरल मेम्ब्रेन। क्लियर? और आउटर लेयर जो होता है मेसोथेलियल सेल्स का उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। और दो लेयर के बीच जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको बोलते हैं कैविटी स्पेस। सही है? अगर ये स्पेस की, अगर आप प्लेउरल स्पेस की बात करें जो कि वो मेम्ब्रेन जिन्होंने लंग्स को कवर किया हुआ है, पेरिकार्डियल जिन्होंने हार्ट को कवर किया हुआ है, तो पेरिकार्डियल कैविटी, प्लेउरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी हो जाएगा। अब ये जो कैविटी है इसके बीच, इन कैविटी में एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं फ्लूइड। सही है? हर एक कैविटी का अपना फ्लूइड होता है। जैसे कि अगर आप कहें अगर वो प्लेउरल कैविटी है तो इसको प्लेउरल फ्लूइड कहेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी है तो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे, पेरिटोनियल कैविटी है तो पेरिटोनियल फ्लूइड कहेंगे। सही है? अब the cavity is filled by a fluid is called cavity fluid. The fluid is produced by parietal layer. MCQs में पूछ सकते हैं कि जो फ्लूइड है कैविटीज़ में, जो फ्लूइड पाया जाता है जो कि क्यूशिंग मटेरियल है, जो कि फ्रैक्शन को कम करने के लिए होता है, प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए, तो ये कौन सा लेयर प्रोड्यूस करते हैं? पैराइटल लेयर के जो सेल होते हैं उनसे प्रोड्यूस करते हैं। और ये एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है? तो ये विजरल लेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रोडक्शन इनकी पैराइटल लेयर करते हैं, आउटर लेयर, और एब्जॉर्प्शन इनर लेयर करते हैं। द पेरिटोनियल कैविटी इज द लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी। अब इफ्यूजन जो है, नॉर्मली फ्लूइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है हर एक कैविटी में। सही है? लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन। एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इज कॉल्ड इफ्यूजन। प्रोडक्शन पैराइटल लेयर कर रहा है और एब्जॉर्ब जो है वो विजरल लेयर कर रहा है। अगर ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है ये अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं इफ्यूजन। अब इफ्यूजन जो है वो हमेशा पैथोलॉजी की होता है। अब ये इफ्यूजन जो हुआ है ये दो टाइप्स के हैं, या तो ट्रांसोडेट इफ्यूजन होगा या एक्सोडेट इफ्यूजन होगा। अब ट्रांसोडेट और एक्सोडेट क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको।
ट्रांसोडेट इफ्यूजन है अकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर। ब्लड में हमारे पास दो किस्म के प्रेशर पाए जाते हैं, क्योंकि ब्लड में जो है हमारे पास प्लाज्मा है और प्लाज्मा में हमारे पास वाटर प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स प्रेजेंट है। तो जो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कि वाटर की वजह से होता है, ये प्रेशर अगर डिस्टर्ब हो जाए या वो ऑनकोटिक प्रेशर ड्यू टू प्रोटीन, वो प्रोटीन की वजह से जो प्रेशर होता है अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, इफ्यूजन होगा। अब ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो 25 mm ऑफ मरकरी होते हैं और ये अक्सर जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो इसको मेंटेन रखते हैं, स्पेशली एल्ब्यूमिन। अब बात यह है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर से होता क्यों है। तो अगर आप देखें ब्लड जो है वो कोशिश करता है कि अपनी ऑस्मोलैलिटी जो है, अपनी कंसंट्रेशन जो है वो 300-290 है, लेकिन अगर आप राउंड करें तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। तो वो इसको अपनी ऑस्मोलैलिटी को ब्लड जो है वो ख़राब नहीं कर सकती, वो इसको मेंटेन रखती है जैसे भी हो। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन कि जब वाटर इंक्रीज़ हो जाए, जब वाटर इंक्रीज़ हो जाए ब्लड में, अब हो सकता है फ्लूइड इनटेक इंक्रीज़ हुआ हो, कोई रीनल फंक्शन हो जिससे यूरिनरी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा या यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यूरिन जो है वो पास आउट नहीं हो रहा बॉडी से। तो इन सारे कंडीशन में जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ऑनकोटिक प्रेशर जो इसमें कोई मसला नहीं है, वो ना डिक्रीज़ हुआ है ना इंक्रीज़ हुआ है, मसला है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। तो वाटर, अब ब्लड क्या करेगा कि जो वाटर है इसको वेसल से बाहर निकालेगा, क्योंकि उसने अपनी ऑस्मोलैलिटी जो है वो मेंटेन, अपनी कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है। तो ये वाटर जो है ये थर्ड स्पेस में जो है शिफ्ट हो जाएगा, टिश्यूज़ में आ जाएंगे और टिश्यू से जो कैविटी है तो उसमें आना इजीली होता है, तो कैविटीज़ में आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं इफ्यूजन। अब ऑनकोटिक प्रेशर क्या है? ऑनकोटिक प्रेशर मीन के अगर किडनी की रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और वो रीअब्जॉर्ब नहीं करता प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी में, ब्लड में जो प्रेजेंट प्रोटीन है या ग्लूकोज होता है या और जो मटेरियल होते हैं जिन्होंने प्रेशर मेंटेन किया होता है, सोल्यूट प्रेशर, वो क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो यूरिन में वो क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। अब जब वो एक्सक्रीट होंगे तो सिंपली सी बात है कि जब ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा, प्रोटीन डिक्रीज़ होंगे, सॉल्यूट्स डिक्रीज़ होंगे, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, वाटर की मिकदार बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी कमी की वजह से ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब ये इंक्रीज़ हो जाएगा तो इस कंडीशन में इसको फिर से मेंटेन रखने के लिए यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा और इसके अलावा फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल से मूव करेंगे बाहर की तरफ, एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेसेस में जो है वो आ जाएगा वहाँ पर। अब ये भी हो सकता है कि लेवर का प्रॉब्लम हो और प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है वो लेवर करता है। अगर लेवर का प्रॉब्लम हो और अब प्रोटीन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो प्रोटीन की अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही तो इस कंडीशन में फिर से ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा। चूँकि ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे इंक्रीज़ है नहीं, लेकिन चूँकि ये कम हो गया है तो ये सिंपली सी बात है कि इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर से वही एडेमा वाला प्रोसेस, एडेमा भी कह सकते हैं आप, एजाइड्स भी कह सकते हैं इन द केस ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, सही है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर से भी की वजह से भी हो सकता है, CHF की वजह से, कि हार्ट जो है वो ब्लड को मूव नहीं करा रहा, इसको प्रेशर सही नहीं अप्लाई कर रहा, तो ब्लड जो है वो स्टेसिस कंडीशन में आ जाता है। जब ब्लड स्टेसिस कंडीशन में आ जाता है तो वाटर जो है ब्लड में प्रेजेंट वो ऊज आउट हो जाता है, कहीं पर जो थर्ड स्पेस होता है या जो टिश्यूज़ होते हैं या जो कैविटीज़ होते हैं उनमें ऊजिंग कर देता है, तो इसकी वजह से भी इफ्यूजन होगा। तो ये केसेस हैं कि किस तरह इफ्यूजन जो है वो कॉज हो सकता है। अब ट्रांसोडेट इफ्यूजन जो होगा, ट्रांसोडेट इफ्यूजन में जो वॉल ऑफ द वेसल्स होंगे वो इंटैक्ट होंगे, मतलब वो नॉर्मल होंगे, डैमेज नहीं होंगे, वेसल्स बिल्कुल नॉर्मल है,
सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर की कमी और ज़्यादती की वजह से वाटर जो है वो मूव कर रहा है, जो सॉल्वेंट है वो मूव कर रहा है इनटू द वेसल या आउट ऑफ द वेसल। अगर वो इफ्यूजन बन जाता है, अगर आप इस इफ्यूजन को देखें तो सिंपली सी बात है कि वाटर ही मूव कर रहा है, बाकी को तो कुछ मूव नहीं कर रहा, तो सिंपली आप ले लेके वाटर ही होगा। आप कह तो नहीं सकते कि सिर्फ वाटर है, लेकिन मान लो ऐसे कि वो वाटर ही होगा, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होगी क्योंकि कोई सेल वगैरह नहीं आए, इसमें कोई ऐसे पार्टिकल्स नहीं आए जो इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें। प्रोटीन कांटेक्ट बिल्कुल लो होगा, लो प्रोटीन कंटेंट्स होंगे इसमें। तो लो प्रोटीन कंटेंट्स का मतलब कि वेसल्स तो है वो डैमेज है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, तो प्रोटीन बाहर आउट मूव नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एंडोथेलियल जो पोर्स होते हैं उसमें प्रोटीन बाहर नहीं आ सकते, और सेलुलरिटी भी जो है, सेल्स जो होते हैं वो भी बहुत कम होंगे। तो ये सारे क्या करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ की डिक्रीज आएगी। द सेल्स आर यूजुअली मेसोथेलियल सेल होते हैं। हाँ, सिंपली अगर वो लेयर जो है मेसोथेलियल सेल से बनी हुई है तो वही सेल जो है वो शेड आउट हो जाएंगे विद इन द कैविटी, और कैविटी में वही फ्लूइड आता है, और लेम्फोसाइट न्यूट्रोफिल भी आ सकते हैं। अब एक्सोडेट के इफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो एक्सोडेट जो है इसमें ब्लड कैपिलरीज का जो वॉल होता है वो डैमेज हो जाता है। ये डायरेक्ट डैमेज भी हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। तो इन सारे कंडीशन में फिर क्या होगा, जो वॉल्स होगा वो डैमेज होगा, और वाटर के साथ साथ अब पूरा ब्लड जो है वो मूव आउट करेगा। पहले तो सिर्फ प्लाज्मा था, अब पूरा ब्लड जो है वो मूव करेगा थर्ड स्पेस की तरफ। द डैमेज इज़ ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और डायरेक्ट डैमेज बाय मैलिग्नेंट सेल्स। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कोलेजन वस्कुलर डिजीज़ की वजह से, और मैलिग्नेंसी की वजह से, इन सब की वजह से हो सकता है एक्सोडेट इफ्यूजन। क्योंकि पूरा ब्लड आ रहा है तो पूरा ब्लड जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होगी, प्रोटीन भी बाहर आ रहे हैं, प्रोटीन कंटेंट जो है वो भी बाहर आ रहे हैं स्पेस में, LDH भी आएंगे, फाइब्रिन और क्लॉट भी बनेगा, इनमें सेल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसकी वजह से एक्सोडेट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज़ आएगी, और ट्रांसोडेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी वो डिक्रीज़ होगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बहुत इंतहाई ज़रूरी है। आप लोगों ने समझना होगा इसकी डिफरेंस को। ये थर्ड सेमेस्टर से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इतना डीप नहीं पढ़ा रहा, इसको आप लोगों को समझ आएगी इसको खुद भी। ये 7 सेमेस्टर का लेक्चर है फ्यूजन साइटोलॉजी का। Malignancy causes exudate formation and damage the walls of the vessels and may cause the blockage of the lymphatic vessels which causes damage to the walls of the capillaries। तो ये वही सारी है जो मैंने आपको पैथोलॉजी पढ़ाई है, पैथोजेनेसिस, वही बात है कि वॉल जो है वो डैमेज हो सकते हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो इन सब की वजह से क्या होगा, इफ्यूजन होगा, लेकिन वो इफ्यूजन उसमें सेल्स भी ज़्यादा होंगे, प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होंगे, LDH भी उसमें ज़्यादा ही होगा, एमाइलेज भी उसमें एमाइलेज एंजाइम जो है वो भी उसमें ज़्यादा आएगा, फाइब्रिन क्लॉट बनेंगे इसमें, जिससे फाइब्रिन की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा ग्रेविटी जो होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो भी इंक्रीज़ होगी। कलर है, इनके बारे में पूछ सकते हैं पेपर में अक्सर। ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का जो है अक्सर पूछते हैं कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो इफ्यूजन बनेगा तो उसका कलर कैसे होगा, कायलस मिल्की फ्लूइड। ट्रांसोडेट लाइट स्ट्रा कलर होता है बिकॉज इट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, तो इसका कलर तकरीबन प्लाज्मा की तरह ही होता है। ओल्ड हेमरेज है, तो ओल्ड हेमरेज मीन कि इंटरनल ब्लीडिंग है, RBC अभी क्या हो गए होंगे, RBC जो है वो डिग्रेड हो गए होंगे और वो बिलिरुबिन होगा या बिलिवर्डिन होगा तो डार्क ब्राउन कलर ही आएगा। अगर न्यू ब्लड लीकेज है तो रेड कलर आएगा। मैलिग्नेंट मेलानोमा में चॉकलेट ब्राउन कलर आता है। प्रीवियस पेपर में मैलिग्नेंट मेलानोमा का पूछा गया था। स्पेसिमेन कलेक्शन है, पिछले पेपर में पेरिकार्डियल कैविटी के बारे में पूछा गया था कि अगर आप पेरिकार्डियल कैविटी से स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियोसिंथेसिस। और अगर आप पेरिटोनियल से लेते हैं तो पेरासिंथेसिस, और अगर आप थोरेसिक कैविटी से ले रहे हैं तो थोरैकोसिंथेसिस।
स्पेसिमन इज़ कलेक्टेड, पहले तो स्पेसिमन जो है वो बिल्कुल किसी एंटीकोगुलेंट में नहीं लेते, ना ही कोई फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो ट्रांसुडेट इफ्यूजन है तो ट्रांसुडेट इफ्यूजन में सिंपली सी बात है कि फाइब्रिन मैश आएंगे, फाइब्रिन कंटेंट आएंगे, और फाइब्रिन का काम है क्लॉट करना, तो इसमें क्लॉट बनेंगे। तो इसलिए एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन जो है अमोनियम ऑक्जेलेट वो यूज़ करते हैं 9:1 में। फ्लूइड जो है उसके 9 हिस्से लेंगे और 1 पार्ट जो है वो अमोनियम ऑक्जेलेट होगा। तो अमोनियम ऑक्जेलेट जो है वो एज ए एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं फ्लूइड की कलेक्शन के लिए। फ्लूइड को फ्रीज़ नहीं करना, 4 डिग्री तक आप रख सकते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ किसी भी सूरत में आप नहीं कर सकते। और स्पेसिमेन ये तो वैसे बता रहे हैं प्लूरल कैविटी से, अगर आपने स्पेसिमेन लेने हैं तो 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं होगा, इतना होते ही नहीं है, 1 लीटर तक ही लेते हैं, इससे ज़्यादा प्लूरल कैविटी से नहीं लेते, और इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लेना, बिकॉज एक रिबंडेंट एक मैकेनिज़्म है रिबाउंड फिनोमिना। तो रिबाउंड फिनोमिना उसमें जो लंग्स होते हैं इसकी प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है और लंग्स जो है वे आपस में स्टिक हो जाते हैं, जो बोथ साइड ऑफ द लंग्स है वो आपस में स्टिक हो जाते हैं, तो रिबाउंड फिनोमिना उसको बोलते हैं उसकी वजह से। तो 1.5 लीटर से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना अपने सैंपल प्लूरल कैविटी से। प्रोसेसिंग है 50 ml, आप पहले जो सैंपल आपने लिए उसको स्टिर करें, मिक्स कर दें, फिर उसके बाद 50 ml आप उससे फ्लूइड लें और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कराएं, सुपरनेट्रेंट जो है वो डिस्कार्ड कर सकते हैं, जो सेडिमेंट रह गए आप उससे स्मेयर बना सकते हैं। और एयर ड्राइड स्मेयर जेम्स टैंक के लिए और अल्कोहल फिक्स स्मेल जो है वो पेप्स टैंक के लिए। ये वैल्यू जो है ये याद रखें, बेसिक टेक्निक्स में मैं आपको फिर से पढ़ाऊँगा, चैप्टर है बेसिक टेक्निक्स का, लेकिन आप याद रखिए कि पेप स्मेयर के लिए हम अल्कोहल फिक्स्ड स्मेयर यूज़ करते हैं और अल्कोहल की जो कंसनट्रेशन है इथेनॉल की वो 95% होता है, और जेम्स टैंक के लिए एयर ड्राइड स्मेयर यूज़ करते हैं। सेल ब्लॉक आप बना सकते हैं, मीन कि आपने 2-3 स्मेयर बना दिए जिम्जा के लिए भी, पैप के लिए भी, उसके अलावा जो सैंपल रह गए हैं तो आप उससे सेल ब्लॉक बनाएं। सेल ब्लॉक क्यों ज़रूरी है कि सेल ब्लॉक जो है इस पर आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए स्पेशल स्टैंड इससे करा सकते हैं, आप इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री करा सकते हैं, आर्काइवल मटेरियल फॉर फ्यूचर यूज़, मॉर्फोलॉजिकल कंपैरिजन कर सकते हैं, और मैलिग्नेंसी जो है वो डिटेक्ट करा सकते हैं सेल ब्लॉक में। तो आप सैंपल को डिस्कार्ड करने के बजाय अच्छा है कि आप सेल ब्लॉक बनाएं, और सेल ब्लॉक के बाद फिर क्या करें, आप अगर मज़ीद आपको चाहिए वो सैंपल और उससे आपने कुछ और इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप कर सकती हैं। तो क्लॉट जो है वो आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो सैंपल रह जाता है तो उसमें कुछ थ्रोम्बिन डाल देते हैं, जिससे वो जो प्रोटीन कंटेंट्स होंगे, जितनी भी कंटेंट्स उस सैंपल में प्रेजेंट होंगे वो क्लॉट की शक्ल में आ जाते हैं। फिर वो क्लॉट जो हैं वो 10% बफर्ड फार्मलिन में 30 मिनट के लिए रख देते हैं और उसके बाद फिर एम्बेडिंग कर देते हैं, एम्बेडिंग मीन दफन कर देते हैं उसको पैराफिन वैक्स में। तो ये आपका सेल ब्लॉक बन जाते हैं। सेल ब्लॉक हमने पढ़ना होगा डिटेल से बेसिक टेक्निक्स में। और जो सैंपल रह गए हैं तो उसके लिए वो फ्लो साइटोमेट्री के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसकी वजह से मैंने इनको छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो तकसीम किया है ताकि आप लोगों को समझ आए और आप बोर भी ना हो। अगर किसी को इससे समझ नहीं आती, किसी भी स्टूडेंट को, नॉर्थ वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो स्टूडेंट है 7th सेमेस्टर के MLT के, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं, SMS कर सकते हैं कि हमें आप चेंजेस कर रहे हैं, हमें ऐसी समझ नहीं आती या कुछ और। आप पढ़ ले, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।